हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हम अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। कल भी हमने एक प्रैक्टिस सेट कराया था और बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए टाइम निकाल करके। बट प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1 घंटे आप वो वीडियोस देखिए जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो वीडियोस देखिए जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। जिस साइकोलॉजिस्ट के बारे में नहीं पता है उनके बारे में देखिए, और जो पॉइंट आपको नहीं पता है आप वहाँ भी जा करके वीडियो सर्च करके किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो ईवीएस का हो या फिर आपका मैथ पेडागोजी हो या फिर हिंदी हो, साइकोलॉजी हो, सभी सब्जेक्ट के वीडियो बने हुए हैं। अगर आप जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर लेवल के भी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सारे करा दिए हैं। तो आप जा करके वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप फर्स्ट विजिटर हैं तो, अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो आपको वीडियोस ज़रूर मिल रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट विजिटर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। और चलिए तैयारी करते हैं। डेली आप रोज़ 10 से 20 क्वेश्चन तैयार करेंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन में एक बेस्ट ऑप्शन तक हम जाएंगे जो कि सही होगा। वो किस तरीके से आपको जाना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हमारे साथ करते हैं तैयारी हम अपने क्वेश्चंस की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 10th तक मैं करा चुकी थी। अब आप हमें देखना है 10वां क्वेश्चन। 10वां हो चुका, हम 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को अपने आप को स्वीकृति और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, आपको ऑप्शंस देखने होंगे। और यही सीटेट की खासियत है दोस्तों कि सीटेट के क्वेश्चंस और ऑप्शंस लेंदी होते हैं। इससे भी ज़्यादा लेंदी आपको मिल सकते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा जिससे कि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएंगे, और समझ लेंगे तो आप सही ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। अब आप बताइए, कोई भी बच्चा जो कि वंचित पृष्ठभूमि से है तो क्या आप बच्चे का तिरस्कार करेंगे? एज ए टीचर आप किसी भी बच्चे का तिरस्कार नहीं करना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है, शिक्षक को क्या चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, तिरस्कार नहीं करेंगे आप। ये नेगेटिव वर्ड्स की तरफ आपको लेके जा रहा है। और आप एक शिक्षक हैं तो उन शिक्षार्थियों का पता लगाएंगे जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श रूप में प्रस्तुत कर सकें। या फिर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। एंड फोर्थ है, कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनके पालन न करें उन्हें दंड दें। देखिए, दंड भी आपको नहीं देना है। तो देखिए, जब क्वेश्चन आपको ना आ रहे हों, यहाँ पर समझिएगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको लेंदी लग रहा है और आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या नहीं हो सकता है। एक समाज में रहते हुए इस उम्र में आप यहाँ तक तो समझ ही गए हैं कि क्या नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आप इजीली कट कर सकते हैं। कड़े नियम बनाएं और बच्चों को दंड दें, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये आपका चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। और पहला ही ऑप्शन में है आपका कि उन्हें तिरस्कृत करें। सो नहीं दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आप दूसरे और तीसरे में चूज कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके इजीली कट हो गए। तो इसी तरीके से आप करिएगा, जो आपको नहीं लगता उसे कट कर दीजिए। 2 ऑप्शन में आप सबसे बेस्ट ऑप्शन पर जाइए। सीटेट में क्या है ना, बातें वही होती हैं लेकिन उसे आप अच्छे से समझिए कि सबसे बेस्ट क्या है, तो आपका वही ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दूसरे में है उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों। और तीसरे में है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। अब चलते हैं एक बार क्वेश्चन पर। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी, आपके टीचर में जो सभी बच्चे हैं, आपके क्लास में जो सभी बच्चे हैं, वो अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। हर एक बच्चा खुद को स्वीकृत और सम्मानित समझे कि टीचर
हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब सभी के साथ समान भाव का व्यवहार हो। स्वीकृत और सम्मानित का मतलब यही हुआ। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए वो बच्चे जो अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं उनको ले आकर के अगर आप बैठाते हैं या फिर पढ़ाते हैं, या ऐसे ही बच्चों का आप एडमिशन लेते हैं, तो ये एक तरीके से आपका उनके प्रति गलत व्यवहार होगा कि वही बच्चों को आप ले रहे हैं जो अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं, फिर वो बच्चे जो नहीं बोल पाते या जिन्हें कुछ नहीं आता या फिर जो वंचित पृष्ठभूमि से हैं उन्हें आप नहीं ला रहे हैं, तो ये गलत है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा, जो कि देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि लिए, ये इसमें कुछ आपके जो वर्ड्स डाले गए हैं वो भी बहुत ही परिष्कृत हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त आप करेंगे कि कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, मतलब विविध मतों को प्रोत्साहित करने का मतलब हर तरीके के बच्चों को एक्सेप्ट करना। बात को समझ रहे हैं, विविध मतों को प्रोत्साहित करें। फर्स्ट टाइम जो दोस्त हमारे कर रहे होंगे ये पेपर अटेम्प्ट, उन्हें बहुत अजीब सा लगेगा ये वर्ड, विविध मतों को प्रोत्साहित करें मतलब क्या कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हर परिवेश से बच्चों को ले आना, उन्हें एक्सेप्ट करना, उन्हें पढ़ाना, विविध मतों को प्रोत्साहित करना मतलब सबको प्रोत्साहित करना पढ़ने के लिए, सबको आगे बढ़ाना, सबको ले करके चलना एक तरीके से। ठीक है, सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन, आई मीन थर्ड ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझेंगे और राइट ऑप्शन पर जाएंगे और 1 नंबर यहाँ पर ले करके आएंगे। ओके, तो इसी तरीके से हमारे साथ लगे रहिए और आर्यन एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और प्रैक्टिस करते रहें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, यह उनमें विभिन्नता के कारण है। देखिए इनमें ये जो कारण है ये कैसा कारण है ये पूछा जा रहा है। तो सभी बच्चे सभी बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं, ये आप जान रहे हैं, सभी बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं। और तो फिर ये क्या है, उनके मतलब अधिक्षमता है, उनका परावर्तकता स्तर है, या मूल्य है, या अधिगम शैली है। तो ये उनका सीखने का तरीका ही तो है, जो कि एक बच्चा अकेले पढ़ना चाहता है, एक बच्चा समूह में पढ़ना चाहता है। क्या है ये, अधिगम शैली है ना। उनका सीखने का ये तरीका है, एक बच्चे को अकेले अच्छा लग रहा है पढ़ना, उसे याद हो रहा है, उसे वही प्रोसेस ठीक लग रहा है। एक बच्चा समूह में ग्रुप स्टडी करना चाहता है, तो ये क्या हो जाएगा, उनका अधिगम शैली हो जाएगा। योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन इज राइट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत में बहुभाषिक विभिन्नता बहुत है। ठीक, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 प्राइमरी लेवल के लिए ये हो जाएगा। कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। मतलब आपको प्राइमरी लेवल के बच्चों को, जो कि कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं, वो प्राइमरी लेवल के बच्चे, बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में कहा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या ऑप्शन होगा बताना है। बहुभाषिक कक्षा का मतलब ऐसी कक्षा जिसमें कई तरह की भाषाओं को बोलने वाले बच्चे मौजूद हैं। तो कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या होगा, देखिए पहला हो जाएगा, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। जी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये ऑप्शन, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसे कि आपको शिक्षा से वंचित रखना है, एडमिशन नहीं होने देना है, सबका एडमिशन करना है, सबको शिक्षा देनी है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा हो जाएगा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही। और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जी हाँ, ये बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, बट आप चारों ऑप्शन को जरूर देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। जी नहीं, आपको किसी भी बच्चे की उपेक्षा नहीं करना, चाहे वो मातृभाषा का प्रयोग करे या फिर वो बोलचाल की भाषा का प्रयोग करे। और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए, बिल्कुल भी नहीं, दंडित तो किसी भी रीजन के कारण किसी भी तरीके से करना ही नहीं है। तो आपका यहाँ पे देखिए बेस्ट ऑप्शन दूसरा ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे 13वां का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होगा, सभी बच्चे खुश रहेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे और एक दूसरे की भाषाओं को सीखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका लर्निंग प्रक्रिया जो होगी, आपके सीखने की क्षमता भी बढ़ेगी और सभी बच्चों का सम्मान भी यहाँ रहेगा। सभी बच्चों को शिक्षा तो देना ही है, किसी को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्रकृति और पोषण का मतलब क्या, देखिए जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं एक व्यक्ति की मूल प्रकृति, मूल वृत्ति और भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। तो पूछा जा रहा है प्रकृति और पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, मतलब प्रकृति किसको कहा जा रहा है, प्रकृति पोषण
ये जो बात है प्रकृति किसको कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। देखिए प्रकृति और पोषण हम इसलिए कह सकते हैं, प्रकृति का मतलब है जो प्रकृति ने दिया, मतलब हम जो हैं एक तरीके से वो प्रकृति है। और पोषण का मतलब हमारा इन्वायरमेंट, मतलब हमारा पोषण कैसे हो रहा है, हम किस इन्वायरमेंट में पल बढ़ रहे हैं। हमारा पोषण वही है ना जो कि हमारे अंदर डेवलप हो रहा है। हमारे हमारे अंदर जो भी कुछ डेवलप हो रहा है, हम जो कुछ सीख रहे हैं जिससे हमारा पोषण हो रहा है, हमारे व्यवहार में, बातचीत में, हर एक चीज़ में वो हमारा पोषण हो जाता है। और प्रकृति एक तरीके से हमारी जीन जो हमारे अंदर पहले से ही है, माता पिता से जो हमें मिली है, उसको हम कहेंगे जैविकीय विशिष्टताएं। मतलब जैविकीय मतलब जीव में, मतलब हमें माता पिता से जो मिली है, और इसी को हम कहते हैं वंशानुक्रम। मतलब वंशानुक्रम में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है वंशानुक्रम, आप जाकर के हमारा प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें आपको माता पिता से, फिर दादी दादा से, हाँ मतलब 1/8, 1/16, 1/4, 1/2 ऐसे करके आपको 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 तक ऐसे करके दादा परदादा से भी मिलता रहता है, कुछ न कुछ विशिष्टताएं मिलती हैं, जिसे कि हम जैविकी विशिष्टताएं कहेंगे या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं भी कह सकते हैं, जिसे हम प्रकृति कहेंगे। तो यहाँ यही पूछा गया है प्रकृति और पोषण में। तो प्रकृति और पोषण में क्या, पोषण हमारा हो जाएगा इन्वायरमेंट, ठीक, और प्रकृति हो जाएगा हमारा वंशानुक्रम सूचना या फिर जैविकी, हमारे जीव में जो कुछ भी है, हमारे जीन में जो कुछ भी है। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। जनसंचार माध्यम की बात की जा रही है, जिससे कि हमारा सोशलाइजेशन जो है, सोशलाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट माध्यम बनता जा रहा है कि क्या जनसंचार जो है। अब इसमें दिया गया है कि सबसे उपयुक्त मतलब इन चारों में से सबसे बेस्ट जो हो वो बताइए। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, या फिर जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। एंड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। एंड फोर्थ है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कह रहा है जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। किस तरीके से ये पूछ रहा है कि बनता जा रहा है, ये स्वीकृति क्वेश्चन में ही मिल रही है, ऐसा नहीं है कि बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, बन तो रहा है। बट आप बताइए कि ये जो चारों ऑप्शन है उनमें से सबसे बेस्ट कथन कौन सा है इसके लिए। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि जनसंचार माध्यम जो है इसकी पहुंच जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। टेलीफोन, मोबाइल, ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं इन्हीं के द्वारा हमारा मतलब एक दूसरे से कनेक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा। हम बहुत ज़्यादा दूर दूर तक के लोगों को हम जान समझ पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं इस पर। तो ये जनसंचार माध्यम जो है अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को भी प्रभावित करता है। सो योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन। यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, ठीक है। आपको बस यही बताना है कि सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। तो ये तो नहीं है कि केवल माता पिता और परिवार के द्वारा ही हमारा सोशलाइजेशन होता है, हम और चीज़ों से तो सीखते हैं। मोबाइल, इंटरनेट इस समय एक ऐसी चीज़ है जिससे आप देखिए अब इसी मोबाइल पर ही, इंटरनेट के थ्रू आप हमसे सीख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, हम किसी और से बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम बनता जा रहा है, ये 100% राइट है। तो आपको चारों ऑप्शन में से सिर्फ यही बताना है कि चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक प्रश्न के विषय में, कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है दोस्तों, सो प्लीज़ अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, और जिससे कि आप ये समझ सकें कि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है और आपका 1 मार्क्स अगर आपको आ रहा है, ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो बिल्कुल सही कर जाएंगे। क्योंकि अक्सर मैं बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे अपने दोस्तों को ये सुनते हुए पाई हूँ कि यार ये तो मुझे आ रहा था बट नहीं लिखा हुआ था, मैंने तो इसे देखा ही नहीं। अगर काश मैंने देख लिया होता कि नहीं लिखा है तो मेरा 1 नंबर बच जाता। और कभी कभी दुर्भाग्यवश 1 नंबर से भी बच्चे रह जाते हैं। तो ये गलती ना हो आपसे जिससे कि 1 नंबर से आप रह जाएं। आप बिल्कुल इस पर ध्यान देंगे और अपना अच्छा स्कोर ले आएंगे। तो यहाँ पर है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक रूप से जब बच्चे तैयार होते हैं तभी वो सीखते हैं, या फिर बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, या फिर बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, और बच्चे केवल कक्षा में होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को ये जरूर बताऊंगी और हमेशा से बताती आ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, जब केवल जहाँ भी आ जाता है, मात्र, केवल, सिर्फ,
तो ऐसे क्वेश्चन को हम हटा देते हैं अगर पॉजिटिव वे में पूछा जा रहा हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि क्या सही नहीं है, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस छोटी सी बात से, और क्वेश्चन की फॉर्म में भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ है जिससे कि आप गलती कर सकते हैं और आपका 1 नंबर जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है जो कि इस विषय में सही नहीं है, मतलब बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। देखिए बच्चे संज्ञानात्मक रूप से भी तैयार होते हैं, मतलब माइंड के लेवल पे कॉग्निटिव जो होता है नॉलेज, संज्ञानात्मकता, संज्ञानात्मक रूप से भी बच्चे तैयार होते हैं, ये सही बात है। बच्चे संज्ञानात्मक, संज्ञान के रूप में मतलब याद करके रखते हैं बच्चे बहुत सारी चीज़ें और उस तरीके से सीखते भी हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, सिंपल सी बात है, बच्चे एक ही तरीके से नहीं बल्कि कई तरीके से सीखते हैं। बच्चे खेल खेल में देखिए सीखते हैं, बच्चे किसी भी चीज़ को छू करके महसूस करके भी सीख लेते हैं कि ये सही है या गलत है। और जैसे सुई ही है, उसका नुकीला चीज़ चुभ गया बच्चों को तो बच्चे जान जाएंगे ना ये नुकीला है, इससे दुखता है। और बहुत सारी चीज़ें, आग है वो छू करके बच्चों को ये होता है कि नहीं ये तो सिर्फ चमकने वाली चीज़ नहीं बल्कि ये खतरनाक है हमारे लिए। तो बच्चे कई तरीके से सीखते हैं और बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। जी हाँ, अंदर से बच्चे स्वाभाविक रूप से, बच्चों में एक प्रेरणा होती है, एक जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है हर एक चीज़ जानने की, तो स्वाभाविक रूप से वो प्रेरित तो होते ही हैं। अब क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव है और पूछा गया, चौथा ऑप्शन है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। सो योर आंसर दैट विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ, कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ कक्षा में नहीं सीखते। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर फोर्थ ही होगा ना। बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते, बच्चे ऐसे भी सीखते हैं, ऐसे भी सीखते हैं और ऐसे भी सीखते हैं, कई तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो केवल कक्षा में सीखते हैं ये आपका गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा गया कि इसमें से क्या गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप इस तरीके की गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप जब भी देखेंगे नहीं तो उसे जरूर से अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय का जो शिक्षक है, एक बात बताना चाहूँगी दोस्तों, पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं इसे ही मैं ज़्यादातर कराऊंगी और जो कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी ले आऊँगी जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन पेडागोजिकल क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो जाते हैं तो आप 10% 20% ही शायद नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो पेडागोजी से ही आप कई पॉइंट पाएंगे जो कि आपके साइकोलॉजिस्ट से जुड़े होंगे और थ्योरी से भी जुड़ेगी। तो साइकोलॉजी के साथ साथ पेडागोजी के साथ साथ साइकोलॉजी को अटैच करते हुए हम चल रहे हैं और यही इंपॉर्टेंट है सी टेट को क्लियर करने के लिए। यूपी टेट होता तो बिल्कुल मैं नॉलेज बेस्ड फैक्ट क्वेश्चंस कराती, बट पेडागोजी आपकी तैयार होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन एक बार आप समझ गए तो आप बेहतर स्कोर 100% करेंगे। तो चलिए समझते हैं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। एक टीचर है जिसे कि प्राइमरी लेवल के बच्चों को किस तरीके की रणनीति बनाना चाहिए उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। प्रत्येक गतिविधि के रूप में प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करके, या फिर बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करके, या फिर पूरी कक्षा के लिए एक मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के लिए आकलन के लिए कठोर मानदंड बिल्कुल नहीं, और प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करके। देखिए सिर्फ अंक पाने की होड़ बच्चों में नहीं होनी चाहिए। तो अंक पाने की स्पर्धा हो सकता है कि आप इसी को राइट ऑप्शन ले जाएं, बट ये गलत होगा। अंक पाने की ही सिर्फ स्पर्धा नहीं होनी चाहिए बच्चों में, होड़ नहीं होनी चाहिए। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, अटेंशन के साथ सीख सकें। ठीक है, तो चौथा आपका नहीं होगा। और तीसरा जो है कठोर मानदंड, देखिए कठोर मानदंड की बात की गई तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका तीसरा चौथा तो गलत हो गया। प्रत्येक गतिविधि के रूप में प्रोत्साहन और दंड का उपयोग करके, यहाँ पर भी दंड दे दिया, फर्स्ट में भी गलत हो गया। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो गया ना। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार, इंटरेस्ट की बात जहाँ आ जाए वो बहुत ही सही आपका ऑप्शन होता है। गतिविधियाँ, एक्टिविटी बेस्ड भी चीज़ें सही होती हैं, बट उसको पूरी तरीके से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, ऑप्शन को। एक शब्द देख करके आप, गतिविधि एक पॉजिटिव वर्ड है लेकिन आप ऑप्शन को पूरा पढ़ेंगे। देखिए गतिविधि के साथ साथ उसमें दंड ये लगा दिया गया है, तो दंड जहाँ भी आएगा उसे हम इग्नोर करेंगे। दंड वाले ऑप्शन कतई सही नहीं होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में हम आपको ये जरूर बताते जाएंगे जिससे कि आपका 20% तो ऐसे ही सही हो जाएगा, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को जब आप समझ जाएंगे। तो देखिए दंड कभी नहीं होगा, गतिविधियां सही चीज़ है लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। इंटरेस्ट एक बेस्ट ऑप्शन है और
बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य को पाने के लिए उनके अंदर जो है उद्यम में जो बच्चे अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करें और इंटरेस्ट के साथ उसमें एक टीचर क्या करेगा, हेल्प करेगा, सहायता करेगा। सो योर आंसर दैट विल बी ऑप्शन इज राइट। आपका दूसरा सही हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक बताया जा रहा है, कौन सा होगा बताइए? कंप्यूटर है, आनुवंशिकता है, राजनीतिक दल है या फिर परिवार है? सामाजिकरण कैसे होता है एक बच्चे का? देखिए, सामाजिकरण जो है परिवार से होता है। यहाँ पर कंप्यूटर, आनुवंशिकता या फिर राजनीतिक दल ये सामाजिकरण के कारण नहीं है। बच्चे अपने समवयस्क समूह से, अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास से, जैसे घर हो गया, स्कूल हो गया, खेल का मैदान हो गया, अपना परिवार हो गया। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, माँ प्रथम शिक्षक होती है और इन्हीं चीज़ों से बच्चे सीखते हैं सोशलाइजेशन। अपना सामाजिक मतलब सामाजिकरण की प्रक्रिया यही होती है। तो यहाँ पर आपके इन ऑप्शंस में से आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। योर आंसर दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन, परिवार। परिवार सामाजिकरण का मतलब यहाँ पर स्कूल और आपका भाषा, जो कि बच्चे कैसी कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनके माता पिता, यहाँ पर भी सामाजिकरण हो रहा है ना, कि बच्चे कैसी वैसे वही लैंग्वेज यूज़ करेंगे, उसी तरीका रिस्पेक्ट देंगे, वही सारी चीज़ें सीखेंगे जो परिवार में होगा। न कि सामाजिकरण जीन में नहीं होती, आनुवंशिकता में नहीं होती, कंप्यूटर से कोई हो ही नहीं सकता, राजनीतिक दल है ही नहीं। सो योर आंसर दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन, परिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि? समूह कार्य देना, सही बात है, प्रोजेक्ट वर्क जो होता है, समूह जो ग्रुप वर्क होता है, ग्रुप में कार्य कराना जो होता है, एक प्रभावी शिक्षण की रणनीति तो है। क्योंकि पूछा जा रहा है, तो छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है? जी नहीं, ये गलत है। ये आप पढ़ करके समझ पाएंगे कि कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं, हावी होने की अनुमति, ऐसा कुछ करने के लिए थोड़ी ना पढ़ाया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। जी बिल्कुल, एक पॉजिटिव सेंस लिए हुए ये वर्ड है, ये पूरी लाइन है और ये बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा हम देख लेंगे चौथा, तीसरा चौथा भी। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं? नहीं, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, शिक्षक अपना काम कम करने के लिए कोई भी रणनीति नहीं बनाता है, बल्कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या प्रोवाइड करा सके, कितनी अच्छी शिक्षा दे सके, उसके लिए करता है। तो यहाँ पर प्रभावी शिक्षण रणनीति है कौन सा? समूह कार्य। और इससे होता क्या है, इससे सीखने की का जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रक्रिया जो है, लर्निंग प्रोसेस जो है वो बेहतर होता है। बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखते हैं और उनके अंदर सहायता की भावना भी होती है कि नहीं, हमें हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, योर आंसर दैट विल बी ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, आज भी हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। और अगर अच्छा लगता हो दोस्तों हमारा प्रयास, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। 2 महीने आपके पास है, फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि आपसे जुड़े जितने भी दोस्त हैं सबका इस बार सीटेट क्लियर हो ही जाए। और जल्द ही आपका केवीएस भी आएगा, उसके लिए भी हम तैयारी कराएंगे और हम आगे आने वाले एग्ज़ाम में अपना एक जगह बना पाएंगे। और चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है। देखिए, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अक्षमता दिखाती हैं बच्चों के अंदर। अब किस चीज़ को लेकर के क्या कहते हैं, बस यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो लेखन क्षमता, लिखने में प्रॉब्लम होती है तो डिस्ग्राफिया कहते हैं, डिस्ग्राफिया। ठीक है, और गणितीय क्षमता होती है, गणितीय अक्षमता, तो डिस्कैल्कुलिया। और गति समन्वय अक्षमता है तो डिस्प्रैक्सिया। ठीक, और पठन अक्षमता है तो डिसलेक्सिया। अब इसमें पूछा क्या गया है कि भाषा को समझने एवं पढ़ने में, पढ़ना जहां दे दिया दोस्तों, पढ़ना का मतलब फोर्थ ऑप्शन डिसलेक्सिया, और लिखना डिस्ग्राफिया। तो सब कुछ यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया गया है। कैलकुलेट करना डिसकैल्कुलिया होता है, वो गणित के लिए होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया इज द राइट आंसर, फोर्थ। ओके, आज के लिए दोस्तों इतना ही। 20 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं आपके। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें और अपनी प्रैक्टिस को करते रहें। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे।